हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं महेश मातो और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल भूगोल फॉर यू। आज के इस लेक्चर वीडियो में हम लोग कक्षा 12 विषय भूगोल भारत लोग और अर्थव्यवस्था के अंतर्गत इकाई 3 अध्याय 5 भू संसाधन तथा कृषि के दूसरे लेक्चर वीडियो में भारत में भू उपयोग परिवर्तन के बारे में जानेंगे। भू संसाधन तथा कृषि के अंतर्गत यह दूसरा लेक्चर वीडियो है। इससे पूर्व हम लोग पहले लेक्चर वीडियो में यह जान चुके हैं कि भू संसाधन क्या होता है, भारत में भू संसाधन की स्थिति क्या है, साथ ही साथ भारत में भू संसाधन उपयोग के वर्गीकरण के विषय में भी परिचित हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने यह वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन तथा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, इसे क्लिक करके देख सकते हैं। तो भू संसाधन तथा कृषि के अंतर्गत आज के इस दूसरे लेक्चर वीडियो में आज हम लोग भारत में भू उपयोग परिवर्तन के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ भू उपयोग परिवर्तन के कौन कौन से कारक होते हैं उसके विषय में भी जानेंगे। साथ ही साथ भारत में जो भू उपयोग परिवर्तन हुआ है, कुछ संवर्गों में यह घटी है तथा कुछ संवर्गों में वृद्धि हुई है, तो उसके पीछे कौन कौन से कारण उत्तरदायी हैं उसके विषय में भी हम लोग चर्चा करते हैं। तो चलिए सत्र का शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं पहले विषय बिंदु की ओर। पहला विषय बिंदु है भू उपयोग परिवर्तन। किसी भी देश की भू उपयोग वहां के अधिकतर आर्थिक क्रियाओं की प्रकृति पर निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है कि अगर कोई देश कम विकसित अवस्था में है तो उसकी अधिकांश जनसंख्या प्राथमिक क्रियाकलाप में संलग्न होती है और ज्यादातर भूमि का उपयोग कृषि कार्य में किया जाता है। वहीं अगर कोई देश विकसित अवस्था में होता है तो उसकी अधिकांश जनसंख्या द्वितीयक एवं तृतीयक क्रियाकलाप में संलग्न होती है, अतः वहां का भूमि उपयोग जो किया जाता है वह गैर कृषि या गैर प्राथमिक क्रियाकलाप में अधिक उपयोग में लाया जाता है। वहीं किसी भी देश की आर्थिक क्रियाएं समय के साथ परिवर्तित होते रहती है। स्वाभाविक है, प्रारंभिक अवस्था में सभी देश प्राथमिक क्रियाकलाप में संलग्न होते हैं और जैसे जैसे वह विकसित अवस्था में पहुंचता है वैसे वैसे उनकी आर्थिक क्रियाकलाप द्वितीयक क्रियाओं तथा तृतीयक क्रियाओं में परिवर्तित हो जाती है। बहुत से अन्य संसाधनों के भांति भू संसाधन भी अस्थायी एवं सीमित होता है। भू संसाधन एक अस्थायी और सीमित संसाधन है, इसमें बढ़ोतरी नहीं किया जा सकता है, अतः उपलब्ध भू संसाधन को विभिन्न उद्देश्यों के लिए सावधानी व योजनाबद्ध तरीके से उपयोग किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं भू उपयोग को प्रभावित करने वाले कारक। किसी भी देश में भू उपयोग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं? तो भू उपयोग को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में अर्थव्यवस्था के 3 परिवर्तन महत्वपूर्ण होते हैं, अतः इसे समझना अति आवश्यक है, जो निम्न इस प्रकार है। पहला है अर्थव्यवस्था का आकार इस प्रकार है, दूसरा है अर्थव्यवस्था की संरचना कैसी है, तीसरा है भूमि पर कृषि का दबाव किस प्रकार है। तो आइए बारी बारी से इन तीनों कारकों के विषय में हम लोग जानते हैं। पहला जो कारक है भू उपयोग परिवर्तन के जो कारक होते हैं किसी भी देश में, किसी देश की अर्थव्यवस्था के आकार को उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के रूप में आंका जाता है। धीरे धीरे समय के साथ अर्थव्यवस्था के आकार में वृद्धि होता है, जो बढ़ती जनसंख्या, लोगों के बढ़ते आय स्तर, उपलब्ध प्रौद्योगिकी स्तर तथा इसी से मिलते जुलते कारकों पर निर्भर करता है। इसके कारण समय के साथ विशाल जनसंख्या हेतु आवास, आर्थिक क्रियाकलाप तथा इससे संबंधित अवसंरचनाओं का दबाव भूमि पर बढ़ता जाता है तथा प्रति भूमि, व्यर्थ भूमि आदि सीमांत भूमि को प्रयोग किया जाने लगता है। दूसरा जो कारक होता है किसी भी देश में या किसी भी क्षेत्र में भू उपयोग परिवर्तन का, वह है अर्थव्यवस्था का संरचना। समय के साथ किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की संरचना में भी परिवर्तन होता है। लोगों के आर्थिक क्रियाओं में परिवर्तन होने से प्राथमिक क्रियाओं के अपेक्षा द्वितीयक एवं तृतीयक क्रियाओं में अधिक तेजी से उन्नति होता है। अर्थव्यवस्था जैसे जैसे विकसित होती है वैसे वैसे लोग
प्राथमिक क्रियाओं को छोड़कर द्वितीय एवं तृतीय क्रियाकलापों में संलग्न होते जाती है। इस प्रकार का परिवर्तन भारत जैसे विकासशील देशों में और भी देखने को मिलता है। इस प्रक्रिया में धीरे धीरे कृषि भूमि गैर कृषि भूमि से संबंधित कार्यों में प्रयुक्त होने लगती है। इस कारण से जब लोगों का व्यवसाय में परिवर्तन होता है, जब लोग प्राथमिक क्रियाकलाप से द्वितीय या तृतीय क्रियाकलाप में संलग्न होती है, तो वैसे स्थिति में कृषि भूमि गैर कृषि से संबंधित कार्यों में प्रयुक्त होने लगती है। गैर कृषि कार्यों से संबंधित का तात्पर्य है जैसे उद्योग की स्थापना होने लगती है, सड़क पुल निर्माण और संरचनाएं विकसित होने लगती है। साथ ही साथ ग्रामीण तथा नगरीय बस्तियों का विकास तीव्र गति से होने लगता है, जिसके कारण कृषि भूमि का उपयोग किया जाने लगता है। इसके कारण नगरीय तथा ग्रामीण बस्तियों का तीव्र गति से विस्तार होता है, जिससे ग्रामीण नगरीय आवासों और संरचना उद्योग आदि आसपास के कृषि भूमि पर बनाई जाने लगती है। तीसरा जो कारक है भूमि पर कृषि का दबाव। जनसंख्या वृद्धि या जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आता है, वैसे वैसे भूमि पर कृषि का दबाव बढ़ने लगता है। साथ ही साथ अन्य कार्यों पर भूमि का दबाव बढ़ने लगता है। समय के साथ भूमि पर कृषि का दबाव बढ़ता है, यद्यपि अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान कम होता जाता है। भूमि पर कृषि के दबाव के बढ़ने के निम्न दो कारण होते हैं। पहला, विकासशील देशों में कृषि पर निर्भर व्यक्तियों का अनुपात अपेक्षाकृत धीरे धीरे घटता है, जबकि कृषि का सकल घरेलू उत्पादन में योगदान तीव्रता से कम होता है। वह जनसंख्या जो कृषि सेक्टर पर निर्भर होती है प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है। अब देखते हैं भारत में भू उपयोग परिवर्तन किस प्रकार से हुआ है तथा उसके कौन से कारण है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में पिछले 6 दशकों में काफी परिवर्तन हुआ है, जिसके कारण देश के भू उपयोग में परिवर्तन हुआ है। 1950-51 तथा 2014-15 के बीच की अवधि में भू उपयोग में काफी परिवर्तन हुआ है, जिसे निम्न दंड ग्राफ से समझा जा सकता है। दंड ग्राफ से समझते हैं। भारत में भू उपयोग परिवर्तन जो 1950 से 2014-15 में हुआ है, इस दंड आरेख से भली भांति समझा जा सकता है। बारी बारी से हम लोग देखते हैं। वन के अधीन जो भूमि था 1950-51 में वह 17% था, वहीं 2014-15 में यह बढ़कर 23.3% हो गया। गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि 1950-51 में 3.2% था, वह बढ़कर के 2014-15 में 8.7% हो गया है। बंजर व व्यर्थ भूमि की बात करें तो 1950-51 में इसका प्रतिशत 13.4% था, जो घट करके 2014-15 में 5.5% रह गया है। अस्थाई चारागाह वाली भूमि की बात की जाए तो अस्थाई चारागाह के अंतर्गत 1950-51 में इसका प्रतिशत 2.3 था, वह बढ़कर के 3.3% 2014-15 में हो गया। विविध तरु फसलों या उपवनों के अंतर्गत भूमि की बात की जाए तो इसके अंतर्गत 1950-51 में 6.9% भूमि आता था, वह घट करके 2014-15 में मात्र 1% रह गया है। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि की बात की जाए तो कृषि योग्य व्यर्थ भूमि का प्रतिशत 1950-51 में 8% था, वह घटकर 2014-15 में 4% रह गया। वहीं पुरातन प्रतिभूमि की बात की जाए तो पुरातन प्रतिभूमि उस भूमि को कहा जाता है जहां पर 5 वर्षों तक कृषि कार्य या उससे अधिक समय तक कृषि कार्य नहीं किया गया हो, उसे पुरातन प्रतिभूमि कहा जाता है। और इस भूमि का जो प्रतिशत था 1950-51 में 6.1% था, वह घट करके 2014-15 में 3.6% रह गया है। वहीं वर्तमान प्रतिभूमि की बात की जाए, वर्तमान प्रतिभूमि उस भूमि को कहा जाता है जहां पिछले 1 वर्ष से कृषि कार्य नहीं किया गया हो। इसके अधीन 1950-51 में 3.7% भूभाग था, वह बढ़ करके 2014-15 में 4.9% भाग हो गया है। 1% की लगभग वृद्धि हुई है इसमें।
और निवल बोया गया क्षेत्र की बात की जाए तो निवल बोया गया क्षेत्र उस भूमि को कहा जाता है जहां पर प्रति वर्ष कोई न कोई फसल उगाया जाता है। ऐसी भूमि को निवल बोया गया क्षेत्र कहा जाता है। और निवल बोया गया क्षेत्र का प्रतिशत 1950-51 में बात करें तो 41.7% था। वह बढ़ करके 2014 और 15 में 45.5% हो गया है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो भू संवर्ग है उसमें कुछ भू संवर्गों में वृद्धि हुई है, जैसे वन क्षेत्र में वृद्धि हुआ है, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि के प्रतिशत में वृद्धि हुआ है, उसी प्रकार से वर्तमान प्रति भूमि के उपयोग में वृद्धि हुआ है और निवल बोया गया क्षेत्र में वृद्धि हुआ है। वहीं कुछ भूमि संवर्ग जो हैं उसके प्रतिशत में कमी आई है। और वह कौन कौन से हैं? उसमें जो कमी आई है उसके अंतर्गत बंजर व व्यर्थ भूमि के प्रतिशत में कमी आया है। साथ ही साथ विविध तरु फसलों व उपवनों के अंतर्गत जो भूमि है उसकी प्रतिशत में कमी आई है। इसके साथ ही साथ कृषि योग्य व्यर्थ भूमि है उसमें कमी आया है और पुरातन प्रतिभूमि में कमी आया है। तो ये जो संवर्ग हैं इनमें कुछ संवर्गों में कमी आया है तथा कुछ संवर्गों में वृद्धि हुआ है। इसके पीछे क्या कारण है हम लोग देखते हैं अगले स्लाइड में। तो भारत में भू उपयोग वन क्षेत्र, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, अस्थायी चारागाह, वर्तमान प्रतिभूमि तथा निवल बोया गया क्षेत्र 5 संवर्गों में वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं बंजर व व्यर्थ भूमि, विविध तरु फसलों व उपवनों के अंतर्गत भूमि, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, पुरातन प्रतिभूमि या वर्तमान प्रति के अतिरिक्त प्रतिभूमि 4 संवर्गों में कमी दर्ज की गई है। 5 संवर्गों में भू उपयोग में वृद्धि जो हुआ है उसके निम्न कारण है। बारी बारी से हम लोग देखते हैं। पहला कारण, गैर कृषि कार्यों में उपयोग की जाने वाली भूमि में वृद्धि हुआ है। इसके विषय में क्या कारण से वृद्धि हुआ है उसको जानते हैं। तो गैर कृषि कार्यों में उपयोग की जाने वाली भू उपयोग में वृद्धि का कारण भारतीय अर्थव्यवस्था की बदलती संरचना है। औद्योगिक, सेवा सेक्टर तथा अवसंरचनाओं के विस्तार काफी अधिक हुआ है। साथ ही साथ जनसंख्या वृद्धि से ग्रामीण तथा नगरीय बस्तियों का विस्तार भी काफी तेजी से हुआ है। इन कार्यों से कृषि योग्य व्यर्थ एवं कृषि भूमि में कमी आई है। दूसरा जो बात करें, वन में जो वृद्धि हुआ है, देश में वन क्षेत्रों के अधीन भूभाग में वृद्धि सीमांकन के कारण हुआ है। सीमांकन के कारण हुआ है, न कि देश की वास्तविक वन अनाच्छादित क्षेत्र के कारण हुआ है। इसी प्रकार अस्थायी चारागाह में भी वृद्धि दर्ज की गई है। सीमांकन के कारण इन क्षेत्रों में वृद्धि दर्ज की गई है। वास्तविक स्थिति में वनों का विस्तार इतना नहीं है। तीसरा जो देखते हैं, वर्तमान प्रतिभूमि में वृद्धि का कारण। वर्तमान प्रतिभूमि में वृद्धि का कारण वर्षा की अनिश्चितता, फसल चक्र तथा लोगों को गैर कृषि क्रियाकलापों में संलग्नता के कारण प्रमुख है। इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं निवल बोया गया क्षेत्र में बढ़ा है जो भूमि उपयोग का प्रतिशत, उसके पीछे जो कारण है। निवल बोया गया क्षेत्र में वृद्धि के प्रमुख कारण कृषि योग्य व्यर्थ भूमि को उपजाऊ बनाकर प्रति वर्ष कृषि कार्य किया जा रहा है। जनसंख्या की वृद्धि के कारण कृषि योग्य व्यर्थ भूमि को निवल बोया गया क्षेत्र में परिवर्तित किया जा रहा है। तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि के कारण जो व्यर्थ भूमि था उसको उपजाऊ भूमि बनाकर निवल बोया गया क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया गया है। अतः निवल बोया गया क्षेत्र की प्रतिशत में यह प्रारूप परिवर्तन हुआ है। 4 जो भूमि संवर्ग हैं जिसमें भू उपयोग में कमी आया है। 4 संवर्गों कौन कौन से हैं जिसमें कमी आया है? तो पहला है बंजर व व्यर्थ भूमि, दूसरा विविध तरु फसलों व उपवनों के अंतर्गत भूमि, तीसरा कृषि योग्य व्यर्थ भूमि और चौथा जो है पुरातन प्रतिभूमि जिसे वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त प्रतिभूमि कहा जाता है। इन संवर्गों में कमी आया है। इसका मुख्य कारण क्या है? जनसंख्या की तीव्र गति से वृद्धि होना, जिससे कृषि तथा गैर कृषि भूमि पर दबाव बढ़ता गया है। इन भूमि संवर्गों में कमी आते गई है।
तो दोस्तों, भू संसाधन और कृषि के अंतर्गत दूसरे लेक्चर वीडियो में आज हम लोग भारत में भू उपयोग परिवर्तन तथा भू उपयोग परिवर्तन के कारकों के विषय में चर्चा किए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें तथा अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और हमारे चैनल भूगोल फॉर यू को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर हिट करें, जिससे आगे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और इस वीडियो से संबंधित अगर किसी प्रकार का प्रश्न और सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। और भूगोल से संबंधित अन्य विषय बिंदुओं को अगर जानना हो तो हमारे ब्लॉग www.bhugol.net में विजिट कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।